को गुजराती खाना खाने का बहुत शौक है। वो हर दिन कुछ न कुछ गुजराती खाना ऑर्डर करके मंगवा कर खाती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी एक दोस्त को पार्टी देने के लिए एक गुजराती होटल में लेकर जाती है और कहती है, तो बस आराम से बैठ और देख मैं तेरे लिए क्या क्या मंगवाती हूँ। टूनी तो गुजराती थाली ऑर्डर करती है और कुछ ही देर में वेटर खाना रख जाता है और उस बड़ी सी थाली को देखकर टूनी की सहेली चुनमुन कहती है, अरे यार इस थाली में तो बहुत कुछ है खाने को, समझ नहीं आ रहा है पहले क्या खाऊं और नाम क्या क्या है इनका। अरे बस इतनी सी बात, देख मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे पहले क्या खाना चाहिए। देख ये ना खांडवी है, इसे खा तू, ये खाने में बहुत ही हल्की और मीठी होती है। उसके बाद तू ये ढोकला खाना और फिर ये ठेपला और ये खाकड़ा, ठीक है, ये सब खाना। दोनों अब खाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते टूनी तो अपनी सारी थाली टच कर जाती है, लेकिन चुनमुन से सब कुछ नहीं खाया जाता तो टूनी उसका भी खाना खा लेती है। टूनी एक गुजराती लड़की है जिसको गुजराती खाना खाना बहुत ही पसंद है, लेकिन खाने के साथ साथ उसे गुजराती खाना बनाने का भी बहुत शौक था। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन उसकी चिंकू नाम के लड़के से मुलाकात होती है और ये मुलाकात जल्दी ही प्यार में बदल जाती है और दोनों अपने परिवार की रजामंदी से शादी भी कर लेते हैं। लेकिन चिंकू बिहार से था। एक दिन चिंकू और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में टूनी खाना बनाकर उसे लेकर आती है तो उसकी सास कोकिला कहती है, अरे बहू तूने इतना समय कैसे लगा दिया खाना बनाने में, क्या बना रही थी? माँ जी मैं आपके लिए ढोकला और फाफड़ा बना रही थी। क्या फेफड़ा? अरे नहीं बहू, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, हम नहीं खाते ये सब फेफड़ा फाफड़ा। सोनू तूने बताया नहीं इसे? अरे माँ तुम क्या कह रही हो, ये फेफड़े का मतलब फेफड़ा नहीं, वो खाने वाला फेफड़ा। अरे मैं भी क्या कह रहा हूँ, मतलब ये सांस जो लेते हैं वो वाले फेफड़े नहीं है, ये इन गुजरातियों की फेमस डिश होती है। अब खाकर तो देखो माँ। हाँ देखती हूँ। हाँ माँ जी आपको जरूर पसंद आएगी, एक बार आप खाकर तो देखो। कोकिला खाना खाती है तो उसे बहुत पसंद आता है और वो खाने की बहुत तारीफ भी करती है। तभी अगले दिन, अरे बहू आज क्या बना रही है तू? आप बताइए माँ जी, मैं वही बना दूंगी। अरे बहू तू कुछ भी बना ले पर अच्छा सा बनाना, क्योंकि तेरे मौसा मौसी जी आज रात खाने पर आने वाले हैं। ठीक है माँ जी आप निश्चिंत हो जाइए, मैं उन्हें ऐसा खाना बना कर खिलाऊंगी ना कि वो तो मेरे फैन ही हो जाएंगे। टूनी खाना बनाकर तैयार कर देती है और सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी मौसी कहती हैं, अरे बहू ये तूने बनाया क्या है, ये तो बता दे। मौसी जी ये दाल ढोकली है और ये फाफड़ा। अरे बेटा जी एक बात का बुरा ना मानो तो कहूँ क्या? हाँ मौसा जी कहिए क्या बात है? ये तुम्हारे हर पकवान के नाम में से रॉकेट मिसाइल जैसे क्यों होते हैं? जलेबी, फाफड़ा, ढोकला, थेपला। मौसा जी ये सब तो बस मानने ना मानने की बात है, वरना तो सभी खानों की तरह गुजराती खाने में भी बस स्वाद ही होता है। उसके मौसा मौसी भी टूनी के गुजराती खाने की बहुत तारीफ करते हैं और अब उसे गुजराती खाना बनाने वाली बहू और खाना खाने वाली बहू के नाम से पूरा मोहल्ला बुलाने लगता है। एक गांव के जंगल में बंटी हड्डियों का डॉक्टर था। जो भी मरीज बंटी के पास जाता था, बंटी उन्हें महंगे महंगे टेस्ट लिख देता था और महंगी दवाइयाँ भी खाने के लिए देता था। इस तरह से वो गरीब पक्षियों को लूटता था। उसी गांव में टिल्लू चिड़ा रहता था। वो गोल मटोल था और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। टिल्लू कड़क के पास आता है और कहता है, कड़क सेठ जी मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो कड़क बोलता है, क्या काम आता है तुम्हें टिल्लू? मुझे हाथ खींचना, पैर मरोड़ना और गर्दन घुमाना आता है। अरे इन सब चीज का हमें क्या जरूरत? तुम्हें खाता लिखना आता है क्या? गाड़ी चला सकते हो या घर की सफाई कर सकते हो? क्या तुम माली का काम करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? तो टिल्लू कहता है, नहीं कड़क जी मुझे इसमें कुछ नहीं आता है, मेरे दादाजी ने मुझे मालिश करना सिखाया था, बस वही आता है। ये सुनकर कड़क बहुत हैरान होता है और उसका सिर चकरा जाता है। टिल्लू तुम जाओ और कुली का काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी होता है। फिर वो मजदूरी का काम करने लगता है। उसे जो पैसा मिलते थे वो सिर्फ खाने के खर्च हो जाते थे। एक दिन टिल्लू बंटी के हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था तो वो कुछ सोचता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बंटी पूछता है, पहले फीस जमा करो। तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे
हड्डियों और जोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी है, आप मुझे असिस्टेंट रख लो। तो बंटी कहता है, क्यों रख लूं? तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया थे। तो बंटी बोलता है, तुम भागो यहाँ से। ऐसे बंटी टिल्लू को भगा देता है। टिल्लू उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहता है कि तभी एक पहलवान वहाँ आता है। टिल्लू उससे उसका हालचाल पूछता है तो पहलवान बताता है, क्या बताऊं मैं, पिछले 5 महीनों से बंटी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। सब टेस्ट करवा लिए, हजारों रुपयों की दवाई भी खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। तो टिल्लू बोलता है, मुझे 500 दे दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो पहलवान कहता है, अच्छा, एक बार तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। इसके बाद टिल्लू उस पहलवान के घर जाकर उसकी गर्दन और पीठ की मसाज कर देता है और वो पहलवान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह टिल्लू, तुम तो कमाल की मसाज करते हो। मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 दे दूंगा। तुम अपनी मसाज की दुकान खोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। फिर टिल्लू अपने घर में मसाज सेंटर खोल लेता है। बहुत से गरीब लोग उसके पास आते थे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी तरह के लोगों को वो सस्ते दाम में इलाज कर देता था। टिल्लू की सिर की चंपी बहुत फेमस हो गई। ये टिल्लू अनपढ़ गंवार आदमी मुझसे टक्कर ले रहा है, मेरी धंधा चौपट कर रहा है। मेरे पास अब कोई टेस्ट कराने नहीं आता, ना ही कोई मेरे दी हुई दवाइयाँ खरीद रहा है। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। ऐसे बंटी कहता है। फिर एक रात बंटी टिल्लू के घर हथौड़ा लेकर जाता है और अंधेरे में उसे उस पर चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है और कमरे की लाइट ऑन होती है तो वो देखता है कि असल में पहलवान पर उसने हथौड़ा मार दिया था। अरे डॉक्टर साहब, आप, ये तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने आया था और मुझे मार बैठा, लेकिन मेरे लोहे जैसे शरीर से इसका हथौड़ा टूट गया। मैं टिल्लू के पास मालिश करवाने के लिए रुका था, इसकी मालिश से नींद आ गई। अब तुम्हारी हड्डियाँ कौन जोड़ेगा, चोर उचक्के डॉक्टर बंटी। बंटी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाते हैं। उसके गरीबों को लूटने की लालच का सबक मिल गया और टिल्लू अब हर किसी की इलाज में मदद करता था। इस तरह से टिल्लू को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता रहता है। कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियाँ काट के उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2 घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। 2 घर बनाना है या 20? तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है, आखिर कब तक हम गरीबी में रहेंगे? तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा, ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा? तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो, लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाज जी। तो लकड़हारे क्यों बने हो? कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है। मेरी एक खानदानी परंपरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ
सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है। उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काटकर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और 2 हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू, मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं। मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में, उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले। इतना बढ़िया घर, वो भी लकड़ियों का। लेकिन बाज जी, पीलू का कहना सही है, आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ। मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा। तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा। मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी, ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए। आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे।